हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है मूल कॉन्सेप्ट, वो स्टार्ट करते हैं। तो मूल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ केमिस्ट्री के बारे में, कैसे हमने स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है, फिर अपन टू द पॉइंट मूल कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। पहले तो आप थोड़ा सा बेसिक समझे, क्योंकि आप 10th के बाद जब 11th में आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, वहाँ का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उस ट्रांजिशन पीरियड को अपन पार करने के लिए क्या करेंगे, कुछ बेसिक्स पे बातें करेंगे जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे, उससे स्टार्ट करके और क्लास 11th की तरफ मूव कर जाएंगे, तो वो ट्रांजिशन पीरियड हमारा निकल जाएगा। सबसे पहले तो आपने जाना हुआ है एटम्स के बारे में कि ये एटम्स क्या होते हैं, वो आप जानते हैं क्या होते हैं। एटम्स आर, ये एटम्स इज़ द smallest particle of an element which may or may not exist, which may or may not have free existence। मतलब जो एटम होते हैं, जो आप जानते हैं एटम कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारे जो एटम हैं ये किसी भी एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। जैसे आप सिंपल से वर्ड में अगर आप ऐसा समझें कि आपको अगर एक घर बनाना है तो आप सिंपल सा एक घर देखते हो, आपका जैसे घर है तो आप सिंपल घर देखते हो, लेकिन उसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या लगे हुए हैं, तो आप अगर ध्यान से सोचो तो ब्रिक्स जो है वो पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल लगा हुआ है, उससे भी स्मॉल पार्टिकल लगा हुआ है, जो सीमेंट लगा हुआ है वो स्मॉल पार्टिकल लगा हुआ है, जो सैंड पार्टिकल्स लगे हुए हैं वो स्मॉल पार्टिकल लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो आपके सीमेंट के पार्टिकल्स हैं, आप सोचो बस सीमेंट के वो एक एक पार्टिकल्स, उसी तरीके से आप समझो कि कोई एलिमेंट या मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें भी ये जो एटम होते हैं ना, उसी सीमेंट के एक पार्टिकल की तरह काम करते हैं। जैसे आप सोचो कि ऑक्सीजन बोलने के लिए आप बोल तो देते हो कि ऑक्सीजन है, O2 है, लेकिन ये O2 आप समझते हो कि O2 अगर आप जो इनहेल करते हो, वो जो आपके अंदर जाता है, एक बार आप ब्रीदिंग करते हो उसके समय जो इनहेल करते हो जो भी ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल रहते होंगे, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल रहते हैं। सिमिलरली जब आप ब्रेथ एक्सेल करते हो तो आप देखो कि आप CO2 निकालते हो तो CO2 के कितने सारे मॉलिक्यूल रहते होंगे। जितने भी वॉल्यूम आप निकालते होगे अपने शरीर से एक ब्रीदिंग में, उसमें CO2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते होंगे। सिमिलरली कोई भी एलिमेंट बना हुआ है उसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो एटम होते हैं। वो कोई भी एटम हो सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, डिपेंड कि वो है क्या इन द सेंस कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हो, CO2 की बात कर रहे हो, तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन होंगे। तो कार्बन और ऑक्सीजन जो एटम हैं उनमें वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं। सिमिलरली अपन बात करते हैं मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल बस ये तो ऐसा फ्री एग्जिस्टेंस भी हो सकता है और नॉन फ्री एग्जिस्टेंस हो सकता है। बट मॉलिक्यूल्स का क्या है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स is also a smallest particle of an element which have free existence। अब ये मॉलिक्यूल कैसे बना हुआ है, तो मॉलिक्यूल आपके एटम से बना हुआ है। जैसे मॉलिक्यूल के एग्जांपल अगर मैं लूँ तो O2 आपका मॉलिक्यूल है, CO2 आपका मॉलिक्यूल है। ये O2 मॉलिक्यूल जो बना हुआ है वो ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है। CO2 मॉलिक्यूल जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना हुआ है। तो एटम जो होते हैं वो तो स्मॉलेस्ट होते ही हैं, इवन मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट होते हैं। सिमिलरली वैसा ही जैसा सीमेंट स्मॉलेस्ट होता है और सैंड पार्टिकल्स भी आपके स्मॉलेस्ट होते हैं। लेकिन सीमेंट के छोटे छोटे टुकड़ों से आप ऐसा समझ के चलो
कि सैंड पार्टिकल्स बना सकते हो, तो उसी तरीके से एटम से आपने मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से आप घर बनाने वाले हैं, मतलब एलिमेंट या कंपाउंड बनाने वाले हैं। इज इट राइट? ओके, अब बात करते हैं अपन कि जो भी एटम होते हैं, एटम का कुछ एटॉमिक नंबर होता है। जैसे ये हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये एटॉमिक नंबर के करस्पॉन्डिंग मैंने लिखा है। एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8, ये 9, ये 10। एटॉमिक नंबर 11 इज़ सोडियम, 12 इज़ मैग्नीशियम। ये मैं नेम बोल रहा हूँ, बट मैं लिख रहा हूँ आपके सामने सिंबल, क्योंकि अपन केमिस्ट्री में सिंबल यूज़ करते हैं। नेमिंग तो बहुत कम ही जगह लिखा हुआ होता है। बाय द वे, एटॉमिक नंबर 13 इज़ एल्युमिनियम, रिप्रेजेंटेड बाय Al। एटॉमिक नंबर 14 इज़ सिलिकॉन, रिप्रेजेंटेड बाय Si। एटॉमिक नंबर 15 इज़ phosphorus, 16 is sulfur, 17 is chlorine, 18 is argon, 19 potassium, 20 क्या होता है आपका कैल्शियम, 21 स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 manganese, this is manganese, this is magnesium, 26 iron, represented by Fe, 27 cobalt, 28 nickel, 29 copper, 30 zinc। ये एटॉमिक नंबर तो आपने 100% 30 तक एटॉमिक नंबर याद रखना है। इसके आगे जो भी एटॉमिक नंबर होंगे, जो अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट होते हैं, उस 118 एलिमेंट में जो भी आपके इसके अलावे बच जाते हैं, उसको याद करने का तरीका, कैसे याद करना है, उसका यूज़ कैसे करना है, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। पीरियोडिसिटी चैप्टर है अपना एक, क्लास 11th में ही एक पीरियोडिसिटी 3rd चैप्टर है, उसमें मैं सारा कुछ डिटेल्स में बात करूंगा। अभी तो आपको 30 तक एलिमेंट के नेम याद ही रखने हैं। अब जब ये एलिमेंट्स होते हैं तो इनका कुछ एटॉमिक नंबर हो गया, तो इनका कुछ मास भी होता होगा। जैसे सैंड पार्टिकल्स और सीमेंट पार्टिकल्स का मास होता है, उसी तरीके से इनका कुछ मास भी होता होगा। तो उस मास को भी थोड़ा सा मैं देखता हूँ। ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एटॉमिक नंबर, यहाँ पे लिखते हैं एटॉमिक मास। किसी भी एटम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कोई एटम ए है, तो उसका ऐसा कोई एटम एक्स ले लेते हैं, उसका एटॉमिक नंबर नीचे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो जो भी चीज़ मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, वो मैं एटॉमिक नंबर और ऊपर एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2, हीलियम 4, लिथियम 7, बेरिलियम 8, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। आप देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर इसका 1 के करस्पॉन्डिंग तो 1 था, लेकिन ये 2 के करस्पॉन्डिंग 4, 3 एटॉमिक नंबर के करस्पॉन्डिंग एटॉमिक मास 7, 4 के करस्पॉन्डिंग 5, 6 और 7, 8 के करस्पॉन्डिंग ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो रहा है। तो आपने इन जनरल तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स याद रखना है। बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात आती है ये कि ये जो एटम्स होते हैं, इन एटम्स के अंदर और कोई छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं क्या? यस, देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन एवरी एटम ऑलमोस्ट। कौन कौन से? दिस इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इन फंडामेंटल पार्टिकल्स पे कुछ चार्ज होता है और इनका कुछ मास होता है। तो इनकी मास की बात करते हैं पहले। तो काफ़ी कम मास होता है इनका, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। दिस इज़ 1.67 इंटू 10⁻27 kg। दिस इज़ 1.67। ये 2 ले लो और ये 4 ले लो, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन के मास से न्यूट्रॉन का मास। दिस इज़ 27 kg। ये मास की बात कर ली।
चार्ज के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल चार्ज होता है, जीरो चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इनकी डिस्कवरी की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि इनकी डिस्कवरी किस किस साइंटिस्ट ने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन, प्रोटॉन चैडविक और न्यूट्रॉन गोल्डस्टीन। तो ये तीन पार्टिकल जो हैं, ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल बेसिकली प्रेजेंट होते हैं ऑलमोस्ट एवरी एटम में। अब किस एटम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, पहले तो उसकी बात करूँगा। उसके बाद बात करूँगा कि ये जो सर मास लिख दिया आपने 4, 7, 8, 11, इन सब की यूनिट क्या होती है उसकी भी बात करूँगा। केजी होता है, ग्राम होता है, क्या होता है, उसकी भी मैं बात करूँगा, राइट। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ आपसे कि किस एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो कोई भी एटम अगर ऐसा है तो इसके अंदर बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड कहने का मतलब क्या, कि सिंगल सिर्फ एटम हो, उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं होना चाहिए। तो आइसोलेटेड एटम, उस पर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो भी आपका एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, दिस इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। जैसे अपन कुछ एग्जाम्पल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन काउंट करके देखते हैं। जैसे ये फॉस्फोरस है। अब फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, 50। तो Z इक्वल्स टू 15, नॉट 50, दिस इज़ 15। तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके 15, प्रोटॉन भी हो जाएंगे Z मतलब 15, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, A माइनस Z, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, दिस इज़ 31 माइनस 15। तो ये आपका हो गया 16। तो मैं पहले कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, उन क्वेश्चंस में आप पहले तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड करें। मैं आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर अभी देकर चलता हूँ। बाद में आपने एटॉमिक नंबर याद रखना है और एटॉमिक मास ऑलमोस्ट 2 टाइम्स होता है, ऐसा आपको समझ के चलना है। बाकी चीज़ें गिवन होंगी, आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का भी काउंट करना हुआ तो वो भी न्यूट्रॉन काउंट करने के लिए बेसिकली आपको तो एटॉमिक मास चाहिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो आप कभी भी काउंट कर सकते हैं। तो देयर आर सम एग्जांपल्स। पहले तो आपने खुद ही वीडियो को स्टॉप करके ट्राई करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें Z इज इक्वल्स टू है 16 और A इज इक्वल्स टू है 32। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 16, प्रोटॉन 16 एंड न्यूट्रॉन अगेन 32 माइनस 16 डेट इज इक्वल्स टू 16। यहाँ पे Z इक्वल्स टू 19। तो इस तरीके से मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ, आप बस चेक कर लेना। तो ये आपका सॉल्यूशन है, आप चेक कर लेना। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सारे एटम में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कहानी देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो ठीक है 1, प्रोटॉन ठीक है 1, बट न्यूट्रॉन इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। दिस इज़ एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ये 0। तो हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ आपके न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए समटाइम्स हाइड्रोजन को अपन प्रोटॉन भी बोलते हैं या प्रोटियम बोलते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं कि इनके मासेस की, कि ये 32 जो मास लिखा हुआ है, ये 39 जो मास लिखा है, 56 जो मास लिखा है, 14 जो मास लिखा हुआ है, इन मासेस की बात करें तो इनकी यूनिट क्या है इसकी बात करते हैं। तो जो भी फंडामेंटल पार्टिकल्स आपने देखे हैं उन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स के मासेस को अपन ऐड कर देंगे तो ये मास निकल जाएगा। लाइक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है आपके 7, प्रोटॉन है आपके 7 और न्यूट्रॉन भी आपके 7 है।
तो आप इनका टोटल मास निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, 7 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, बिकॉज ये जो 1 इलेक्ट्रॉन का मास था 9.1 इंटू 10⁻⁻31 था, प्लस 7 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 प्लस 7 इंटू 1.67 ही लिख लेते हैं इसको भी, 10⁻⁻27। ये टोटल जो चीज़ आ रहा है ये किस चीज़ में आ रहा है, केजी में आ रहा है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो कैसे करें, सबसे पहले तो सारे ये जो पावर वाले हैं इन पावर वाले को सेम पावर में लेकर आना होगा, नहीं तो एडिशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले तो नॉर्मल कैलकुलेशन आप देखें, दिस इज़ 63.7 इंटू 10⁻⁻31। इसी को लेकर आते हैं -27 में, 10⁻4 से मल्टीप्लाई और 10⁻4 से डिवाइड कर देते हैं, प्लस जो भी है वो ऐसे ही है। अब 10⁻4 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, ये दोनों पावर मिलके हो गए 10⁻27, और ये 10⁻4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 4 से पहले आपका आ जाएगा, 4 नंबर से पहले डेसिमल आ जाएगा, प्लस बाकी सबको काउंट कर लेते हैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg प्लस इंटू 7 भी था आपका, 7 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, अब इन सभी में से हम लोग क्या करते हैं, 10⁻⁻27 को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, ये 0.00637 प्लस इनको 7 और 1.67 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 4 जा 7 6 जा 42 और 4 46, 7 1 जा 7 और 4 11 प्लस ये भी 11.69, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अगर इन सब का आप एडिशन करेंगे तो क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। दिस इज़ 11.69, आगे 0 0 0 लगा सकते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, और ये है 0.00637, तो ये आ गया 7 3 6, और ये 9 और 9 18, 6 6 12 और 1 13, कैरी 1, 2 और 1 3, दिस इज 2, 23.38, और दिस इज इक्वल्स टू आपका मास इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 23.38 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब इतना बड़ा मास तो हम लिखेंगे तब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी के लिए एक साइंटिस्ट थे, उस साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने अपना एक कांस्टेंट नंबर दे दिया, बोला कि ये 1 AMU इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब सारे चीज़ को बस किस चीज़ में कन्वर्ट कर लो, AMU में कन्वर्ट कर लो। तो देखें कि अगर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg इज इक्वल्स टू 1 AMU है, तो 1 kg इज इक्वल्स टू कितना AMU होगा, दिस इज 1/1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और 23 पीछे कितना था, 23.38 इंटू 10⁻⁻27 kg इज इक्वल्स टू कितना AMU, तो 23.38 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ये तो कैंसिल आउट हो गए, और ये करीब करीब 14 के अराउंड आएगा। तो ये जो आप एटॉमिक मास लिखते हो ना नाइट्रोजन का 7 और 14, ये 14 क्या आ गया, AMU। तो ये भी जो भी चीज़ आप लिखते हो AMU में लिखते हो, उसको kg में कन्वर्ट करना हो तो 14 और 1 AMU इज इक्वल्स टू, तो इतना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इसको kg में कन्वर्ट करना है तो आप सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका कहानी बन जाएगा। तो आप अभी से तो इतना बात ध्यान रखें कि जो भी मास लिखा जाता है वो AMU में लिखा जाता है नॉर्मली, उसको आप kg में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो। 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg डाल दो। तो अभी हमने मास की बात कर ली, मास कैसे आता है उसकी भी बात कर ली।
अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सीख गए हैं तो देयर आर सम टर्मिनोलॉजी। उससे पहले थोड़ा सा एक और बात कर सकते हैं। अब अपन जान गए हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमने एटम का तो निकाला, अगर मान लो कि ये CO2 मॉलिक्यूल का निकालना पड़ जाए कि बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, तो वो मैं कैसे बताऊंगा। तो वो देखें कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर तो 6 था, ऑक्सीजन इसका एटॉमिक नंबर 8 था, ये 12 था और ये 16 था। अब कार्बन का CO2 में तो एक एटम है तो यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ऑक्सीजन के एक एटम में तो 8 इलेक्ट्रॉन थे बिकॉज एटॉमिक नंबर इसका 8 था, लेकिन 2 ऑक्सीजन के एटम हैं तो 2 × 8 दैट इज इक्वल्स टू 16, टोटल 22। प्रोटॉन में सिमिलरली ये 6 आएगा और ये 8 2 = 16 तो ये भी 22। न्यूट्रॉन में ये तो पहले तो 12 - 6 करोगे तो इसके 6 न्यूट्रॉन कार्बन के हो गए, और न्यूट्रॉन अगर आपने निकालना है ऑक्सीजन के तो वो 16 - 8 करोगे तो वो एक एटम में 8 न्यूट्रॉन और 2 एटम है CO2 में, तो वो अगेन 16 दैट इज इक्वल्स टू 16 और 16 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 22, राइट है। मतलब किसी मॉलिक्यूल में भी निकालना है तो एक एक एटम के आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल लो और उसके बाद आप जनरली क्या करते हो, एडिशन। तो एडिशन करके टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द मॉलिक्यूल आप बता सकते हो। जैसे सिंपल सी बात, अगर N2 में पूछे दैट इज़ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो नाइट्रोजन मुझे पता है दिस इज़ 7 एंड दिस इज़ 14, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक एटम में तो 7 थे लेकिन नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो ये 14 हो जाएंगे, प्रोटॉन भी 14 और न्यूट्रॉन भी आपके 14 हो जाएंगे। ये क्लियर है। तो ये तो हो गए नॉर्मल एटम और मॉलिक्यूल में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाला, उनके मासेस भी हमने देख लिए। अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा ये कि अगर कोई आयन हो, आयन क्या होता है, जिन पे चार्ज होता है, किसी भी एटम पे चार्ज लगा दो तो वो आयन हो जाता है। जैसे ये ऐसा लिखा आपने अगर देखा Na+, इसका मतलब ये सोडियम आयन है, आपने चार्ज लगा दिया, प्लस माइनस चार्ज लगाते हैं। इस प्लस का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और माइनस का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं बात करूं ये Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, तो Na+ को देखें, ये होता है 11 23। इलेक्ट्रॉन नॉर्मली कितने होते हैं, वो तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना इलेक्ट्रॉन, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 11 प्रोटॉन भी होने चाहिए थे, और न्यूट्रॉन कितने होने चाहिए थे आपके 23 - 11 दैट इज इक्वल्स टू 12। बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाने से प्रॉब्लम क्या आ गया, दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करो तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये चार्ज ओनली रिप्रेजेंट करता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। लाइक एक ऐसा ले लेते हैं O2-, यहाँ पे 8 और ये 16। ये O2- का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन होने तो चाहिए थे एटॉमिक नंबर 8 के बराबर, बट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, नेगेटिव चार्ज का मतलब गेन, तो 8 + 2 = 10। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में मैंने फिर से बोला चार्ज के आने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो प्रोटॉन आपका 8 रह जाएगा और न्यूट्रॉन भी 16 - 8 दैट इज इक्वल्स टू 8 रह जाएगा। तो अब किसी आयन पे भी हमें चार्ज निकालना, चार्ज नहीं, किसी आयन पे भी हमें अगर निकालना हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो वो भी अपन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर। नाउ अब किसी मॉलिक्यूल पे निकालना हो जाए, लाइक ऐसा दे दिया जाए कि बताओ CO3 2- में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, तो वो देख लेते हैं। ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, इसके इलेक्ट्रॉन, कार्बन पे नॉर्मली कितने थे 6, क्योंकि कार्बन ऐसा होता है और ऑक्सीजन ऐसा होता है, तो आप चेक करते चलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे ये 8, लेकिन ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हैं तो दिस इज़ 24 और ये 6, तो ये 24 और 6 कितना हो गया, टोटल 30, और 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है 2- के कारण, तो ये 32। बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रोटॉन तो कार्बन के 6
और ऑक्सीजन के प्रोटॉन वो भी 8, तो ये 8 3 ज़ा 24 टोटल 30। और न्यूट्रॉन भी आप काउंट करके देख लें, ये 6 आएगा, ये 8 आएगा और 3 एटम हैं, तो ये पूरा 30 न्यूट्रॉन भी हो गया। तो किसी मॉलिक्यूल पे भी आप आसानी से ये चीज़ काउंट कर सकते हैं। देयर आर सम क्वेश्चंस, आप ट्राई करके देख लेना, इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है। ये रहने दें। ये भी रहने दें। इनमें निकालें, तो ये आपका सॉल्यूशन है। बस मैं एटम का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑक्सीजन का मैं बता चुका हूँ, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 और एटॉमिक मास 31। ये सोडियम का मैं बता देता हूँ 11 और 23 होता है, आप काउंट कर लेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपको पता है, तो हाइड्रोजन का भी मैं बता देता हूँ। ऑक्सीजन आपको पता है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 एंड दिस इज 16। नाउ देयर आर सम टर्मिनोलॉजी related to chemistry. First one is isotope. What is isotope? So atoms having same number of proton but different atomic mass are called isotope, राइट। जैसे आपका ये नाइट्रोजन दिस इज 714 और ये नाइट्रोजन 715, ये नाइट्रोजन ही है, एटॉमिक नंबर 7, ये 14 और 15 एटॉमिक मास हो सकते हैं, पॉसिबल है। क्योंकि अर्थ क्रस्ट के अंदर से, ज़मीन के अंदर से आपको जो चीज़ें मिलती हैं वो डायरेक्टली आपको नाइट्रोजन जो होता है वो एटॉमिक मास 14 नहीं 15 के करस्पॉन्डिंग भी कुछ मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे सर वो एटॉमिक मास तो हमने काउंट किया था 14 हो रहा था, 15 कैसे हो जाएगा? आप बस इतना समझ के चलो वो 15 AMU इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि मैंने जो बताया वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स बताया। फंडामेंटल पार्टिकल मतलब वो होने एकदम ज़रूरी हैं, वो होते ही होते हैं और उसी पे हमने स्टडी करना है। लेकिन जिस पे हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो एंड देयर आर वेरियस पार्टिकल्स ऑल्सो प्रेजेंट इन एटम, उस पर हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे सिलेबस के बियॉन्ड है। तो जो हमारे सिलेबस में है वो डिस्कस कर रहे हैं। और भी तो कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं एटम के अंदर, लेकिन उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई नाइट्रोजन ऐसा भी हो सकता है जिसका एटॉमिक मास 15 होगा, बट हमारे पीरियोडिक टेबल में जो है वो 14 पढ़ना है। 14 क्यों पढ़ना है वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। ये हाइड्रोजन का आइसोटोप ऐसा लिखते हैं। ये एटॉमिक मास 2 वाले को अपन डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। ये नॉर्मल जो हाइड्रोजन आप पढ़ते हो इसको प्रोटियम बोलते हैं, और जिसका एटॉमिक मास 3 होता है उसको हम लोग ट्रिटियम भी बोलते हैं। नाउ आप देख सकते हो कि इन सभी के एटॉमिक मास सेम हैं और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं। अब जैसे ही एटॉमिक मास नंबर सेम होता है वैसे ही ये प्रोटॉन का नंबर तो ऑटोमेटिक सेम हो जाता है। तो डेफिनेशन में तो प्रोटॉन लिखा, या प्रोटॉन की जगह पे आप लिख सकते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर, बट मैं प्रोटॉन लिखता हूँ तो प्रोटॉन सेम होंगे तो एटॉमिक नंबर ऑटोमेटिकली सेम होंगे। अब ये प्रोटॉन मैंने क्यों लिखा, एटॉमिक नंबर क्यों नहीं लिखा? बिकॉज थोड़ा सा याद रखने के लिए, आइसो मीन्स होता है सेम, और अगर आप इस P को पकड़ लेंगे तो P मीन्स प्रोटॉन, तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आइसो टोन की, तो आप पकड़ेंगे आइसो मीन्स व्हाट, सेम, और टोन में N को पकड़ेंगे न्यूट्रॉन। तो एटम्स having same number of neutron are called
isotone. Like an example, this is phosphorus 15 और ये 31 और ये सल्फर 16 और ये 32। यहाँ पे भी आप न्यूट्रॉन निकाले 16 और यहाँ पे भी न्यूट्रॉन निकाले आपका 16 आएगा, मतलब दिस टू एटम्स आर आइसोटोन ऑफ ईच अदर। सिमिलरली ये नाइट्रोजन 7 15 एंड ऑक्सीजन 8 16, इन दोनों में न्यूट्रॉन निकालेंगे तो वो 8 और 8 आएगा, न्यूट्रॉन सेम है, इट मीन्स दीज टू एटम्स आर आइसोटोन ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आइसोबार की। ये आइसोबार क्या होते हैं? तो आइसोबार्स आर एटम्स having same mass number but different atomic number are called isobars। इसकी एग्जांपल देखें तो दिस इज 6 14 और दिस इज नाइट्रोजन 7 14। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों के मास सेम हैं और इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं, तो दीज आर आइसोबार्स। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो ये नाम से क्लियर है, आइसो मीन्स सेम और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो हेयर क्या, हेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स having same number of electrons। सो एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो दिस इज Na प्लस एंड दिस इज Ne। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 11, तो इलेक्ट्रॉन 11 होने चाहिए थे, बट देयर इज लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सो देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स हेयर। एंड नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन। दूसरे एग्जाम्पल देखें, दिस इज F माइनस, दिस इज O2 माइनस, N3 माइनस एंड दिस इज नियॉन Na प्लस। ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बिकॉज सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। नेक्स्ट और भी कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। S2 माइनस, दिस इज Cl माइनस, दिस इज K प्लस, दिस इज आर्गन। इन सभी में आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है, तो दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ ईच अदर। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के मैंने जो ये तीन एग्जाम्पल बताए हैं, क्यों बताएं? क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेपर में 2-3 बार आ चुके हैं, जेई मेंस में भी और जेई एडवांस में भी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आइसो डायाफर की। तो देखें कि आइसो डायाफर्स क्या होते हैं। आइसो डायाफर्स, तो आइसो डायाफर्स आर एटम्स having different atomic number and atomic mass but same number या same difference between neutron and proton। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने चाहिए, एटॉमिक मास डिफरेंट होने चाहिए, ये एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास डिफरेंट होने चाहिए, बट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल देखें, दिस इज नाइट्रोजन 7 14 एंड दिस इज ऑक्सीजन 8 16। आप यहाँ पे देख सकते हैं एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक मास भी डिफरेंट है, बट दोनों में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकालते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन आ जाएगा आपका 7 और यहाँ पे न्यूट्रॉन आ जाएगा 8, यहाँ पे प्रोटॉन आ जाएगा 7 और यहाँ पे भी प्रोटॉन आ जाएगा 8। अब इन दोनों का डिफरेंस देखें, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, तो ये भी 0 ये भी 0, मतलब दोनों सेम आ रहे हैं। अगर ये सेम आ गए तो दीज आर आइसो डायाफर्स ऑफ ईच अदर, राइट। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी था जो बेसिक्स हमें जानना ज़रूरी था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की। अब मोल कॉन्सेप्ट में क्या है, तो मोल कॉन्सेप्ट में समझना क्या है वो पहले तो कुछ बेसिक बातों से समझते हैं। सिंपली आप ऐसा समझें कि अगर मैं बात करता हूँ, किसी शॉपकीपर को जाकर बोलता हूँ कि 1 दर्जन बनाना दे दो मुझे,
तो वो मुझे कितने बनाना देता है, 12 बनाना देता है। अब ये 1 दर्जन क्या मैं सिर्फ बनाना में लगा सकता हूँ, तो नहीं, मैं बोल सकता हूँ कि 1 दर्जन मुझे एप्पल चाहिए, तो वो मुझे 12 एप्पल देगा। सिमिलरली मैं कहीं पे भी ये 1 दर्जन लगा सकता हूँ, तो वर्ड 1 दर्जन डैट मीन्स ये 12 आर्टिकल है, ये 12 आर्टिकल है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ 1 पेयर, जैसे मैं बोलता हूँ 1 पेयर एप्पल दे दो किसी शॉपकीपर को, तो वो मुझे 2 एप्पल देगा। 1 पेयर सॉक्स दे दो तो वो मुझे 2 सॉक्स देगा, 2 सॉक्स देगा। तो पेयर का मीनिंग क्या है, पेयर का मीनिंग 2 से है, दर्जन का मीनिंग 12 से है। सिमिलरली 1 मोल जो है वो भी एक नंबर है, और उस नंबर का जो मीनिंग होता है वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23 आर्टिकल्स। अब मैं ये 1 मोल कहीं पे भी लगा सकता हूँ। मैं शॉपकीपर को बोल सकता हूँ भाई 1 मोल बनाना दे दो, तो मुझे वो कितने बनाना देगा, इतना बनाना देगा, 6.023 इंटू 10⁻23 बनानास दे देगा। सिमिलरली मैं बोलूँ कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन दे दो तो मुझे इतना इलेक्ट्रॉन देगा, 1 मोल प्रोटॉन दे दो तो मुझे इतना प्रोटॉन देगा। मोल इज़ बेसिकली एक नंबर है और कुछ भी नहीं है, राइट। अब आगे बात करें कि केमिस्ट्री में कहाँ पे यूज़ होता है, तो 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23। वो इतने पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स आपके इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आपके प्रोटॉन हो सकते हैं, आपके न्यूट्रॉन हो सकते हैं, आपके एटम हो सकते हैं, आपके मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आपके आयन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आप कहीं पे भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हो केमिस्ट्री के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मुझे डिफ़ाइन करना हो तो मैं ऐसे डिफ़ाइन कर सकता हूँ, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 mole of any substance contains 6.023 into 10⁻23 particles, and this number is known as एवोगैड्रो नंबर। इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने ये नंबर दिया, इसीलिए एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। Na से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Na की वैल्यू हम लिखा करेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर मुझे इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करना हो तो कैसे करें। तो देखें, एक क्वेश्चन करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या करना है, आपने तो वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। तो देखें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें पता था कितना होता है, दिस इज़ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, राइट। ये शायद मैंने फंडामेंटल पार्टिकल्स में बताया है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है, बट वो निगेटिव चार्ज होता है, सेम चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे तो इतना चार्ज है, मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताना है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालना होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालना होता तो इससे मल्टीप्लाई कर देते। और 1 मोल का मतलब क्या, इतने पार्टिकल्स पे मुझे चार्ज निकालना है, इतने पे निकालना है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कुछ जो नंबर आता है वो कुछ 96352 आता है, इतना कूलम। अब साइंटिस्ट ने इसको, फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने इस नंबर को एक राउंड ऑफ फिगर में करके 96500 कूलम कर दिया, और उसको बोला कि ये 1 फैराडे के बराबर होगा, राइट। तो 1 फैराडे मतलब समझ लिया करेंगे हम क्या, बेसिकली चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 फैराडे को डिफाइन करना होगा, तो मैं कैसे, 1 फैराडे ऐसा लिख लो, या 1F। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा। तो देखें, 1 इलेक्ट्रॉन का मास मुझे पता है,
वन इलेक्ट्रॉन का मास मुझे पता है, मास ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन। वन मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो देखें वन मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, और एक इलेक्ट्रॉन पे तो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये वैल्यू आएगी कुछ 96 या 54, दिस इज 54.8 इंटू 10⁻8 kg, राइट। तो बस सिंपल से बात है कि वन मोल जैसे ही लगता है उसका मतलब हम समझ के चले 6.023 इंटू 10⁻23 ये एक नंबर है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 1 kg। अब 1 kg में कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमें बताना है। तो देखें मुझे पता है अभी ऊपर इस क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 2 से हमें क्या पता है, हमें पता है कि 54.8 इंटू 10⁻8 kg कंटेनिंग कितना इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 kg कंटेन 1/54.8 इंटू 10⁻8 इलेक्ट्रॉन, मीन्स 1 kg मुझे बोला गया था, इसको कैलकुलेट करूँगा कहानी ख़त्म हो जाएगी। दिस इज़ 10⁸ डिवाइडेड बाई 54.8, इसको आप लिख सकते हैं 10⁻2 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 54.8। ये 10⁻2 मतलब 100 को डिवाइड करेंगे आप 54.8 से, तो ये आपका कुछ 1.824 इंटू 10⁻6 मोल, ऐसा आप लिख सकते हैं, राइट। तो अगर आपसे हाउ मेनी मोल्स पूछा गया तो आप सबसे पहले ये देख लें कि मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना है, फिर आपका वो मोल्स निकल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ध्यान से करेंगे। दिस इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन विल वेट 200 ग्राम। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं ये कि मास क्या होता है। सबसे पहले हम लोग निकाल लें मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। 1 मोल प्रोटॉन का मास कितना होगा, तो 1 मोल मतलब क्या, 6.023 इंटू 10⁻23 मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, दिस इज 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा कुछ 10.05 इंटू 10⁻4 kg। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास इतना हो गया। तो आप ऐसा समझ सकते हैं दिस इज 10.05 इंटू 10⁻4 kg कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 kg में कितने मोल होंगे, दिस इज 1/10.05 इंटू 10⁻4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये तो 1 kg का आ गया है, मतलब क्या, ये 1000 ग्राम का आ गया है। तो मुझे अगर 200 ग्राम का निकालना हो तो वो मैं क्या करूँगा, 1/10.05 इंटू 10⁻4 इंटू क्या 0.2 कर दो, क्योंकि वो 1000 ग्राम मतलब 1 kg में तो इतने थे, 200 ग्राम मतलब 0.2 kg। तो यहाँ पे इसको अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ 200 मोल के अराउंड आएगा। ये 10.05 को मैंने बस 10 के अप्रॉक्सीमेट ले लिया, तो ये कुछ 200 मोल आएगा। तो ये कुछ अपने बेसिक्स के क्वेश्चन हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम एटम की बात करते हैं। दूसरे तरफ ये ग्राम एटम की बात करते हैं, राइट। तो ये जो ग्राम मॉलिक्यूल होते हैं इसी को अपन बोलते हैं मोल ऑफ मॉलिक्यूल, और ग्राम एटम को क्या बोलते हैं अपन, मोल ऑफ एटम। मीनिंग क्या होता है, जैसे अगर मैंने बोला 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन
और इधर मैं बोलता हूँ 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो इस 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का क्या मीनिंग है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ O2। इसका मतलब बेसिकली हुआ क्या कि ग्राम मॉलिक्यूल या मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ कोई मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल ऑक्सीजन थे तो ये O2 मैंने लिख दिया। इसका मतलब ये ग्राम मॉलिक्यूल, ये मोल ऑफ मॉलिक्यूल या 1 मोल, ये सारे के सारे सेम टर्मिनोलॉजी हैं। सिमिलरली 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या कि 1 मोल ऑफ O, चूँकि ये लिखा हुआ है एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो एटम मतलब एक एटम, एक आइसोलेटेड ऑक्सीजन एटम का यहाँ से मीनिंग है। नाउ अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहते हैं। लेट्स एज्यूम कि हमें 14 ग्राम ऑफ ये नाइट्रोजन का जो एटम है इसमें मुझे निकालना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो मुझे पता है कि 1 एटम जो था नाइट्रोजन का, उसका एटॉमिक मास कितना होता था 14 क्या होता था AMU, मतलब क्या 14 इंटू 10 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये इसका 1 एटम का वेट इतना होता था। तो मुझे निकालना है कि 14 ग्राम में कितने एटम्स होंगे। तो देखें 14 ग्राम में एटम्स कैसे हम निकालें। ये 14 ग्राम है, 14 ग्राम में एटम्स निकालना है तो ये 14 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, ये आपका निकलेगा नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। अब नंबर ऑफ एटम्स देखो और सही से करते हैं हम लोग। ये जो ग्राम है 14 ग्राम जो ये लिखा हुआ है, इसको तो पहले केजी में कन्वर्ट करें तभी ये नंबर निकल सकता है, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए तभी नंबर निकलेगा। तो दिस इज 14 इंटू 10 की पावर -3 kg अपॉन 14 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 है, तो इसको 27 ऊपर लेकर चले जाते हैं। ठीक है, ये 14 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा, दिस इज 10 की पावर -3 और 10 की पावर 27, तो पावर ऐड हो जाएंगे, ये 10 की पावर 24 और नीचे 1.67। अगर ऊपर मैं 10 इंटू 10 की पावर 23 लिख दूँ तो ये नीचे 1.67 से अगर 10 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो बेसिकली आया क्या, बेसिकली आया दिस इज 1 मोल। तो नंबर ऑफ एटम कितने, तो आप नंबर में बताना है तो ऐसे बताओ 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम इन 14 ग्राम, या आप ऐसा बोल सकते हो इसको शॉर्ट फॉर्म में कि ये 1 मोल आया है। ठीक है, ये टोटल 1 मोल आया है। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या निकलता है कि अगर आपको मोल के टर्म में निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या, वेट को आप ग्राम में ही लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और नीचे आप लिख दो एटॉमिक वेट, वो भी किस में लिखो, आराम से AMU में लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मेरे से बोला गया, बताओ हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स इन 88 ग्राम ऑफ CO2। तो मैं कैसे लिखा लूँगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 88 डिवाइडेड बाई ये CO2 का पूरा मोलर मास निकालो। कैसे निकालोगे, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 और ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो दिस इज 32 प्लस 12 और ये हो गया आपका 44। तो 44 AMU आया है, डायरेक्ट आपने AMU में लिखना है 44, तो ये आ गया डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स 2। नंबर ऑफ मोल्स 2 कहने का मतलब क्या है कि 2 मोल CO2, 2 मोल्स ऑफ CO2, मतलब CO2 के कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। मतलब ये है एवोगैड्रो नंबर। मोल में अगर हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिंपल सी बात क्या आ रही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपको निकालना हो, मॉलिक्यूल्स, तो आप आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दे किससे, दिस एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे और आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाया करेगा, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। वो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ ग्राम एटम, इसमें क्या करना होता है, इसमें भी कुछ नहीं करना होता, ये नंबर ऑफ मोल्स की तरह ही है।
तो नंबर ऑफ मोल्स में हम लिखते थे क्या, दिस इज वेट अपॉन एटॉमिक वेट। तो यहाँ पे जो एटॉमिक वेट लिखते थे वो हम किस में लिखते थे, वो लिखते थे हम लोग AMU में। ये ग्राम कर दो बस। तो बेसिकली ग्राम करोगे तो इस टर्म को हम लोग बोल देते हैं ग्राम एटॉमिक मास, राइट। जैसे आप सिंपल ऐसा समझो कि अगर मुझे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखना है तो वो मैं बोलूँगा 1, हीलियम का लिखना है तो लिखूँगा 2, लिथियम का लिखना है लिखूँगा 7। इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन का 1 AMU, ये 2 AMU, सॉरी दिस इज़ 4, दिस इज़ 4 AMU और दिस इज़ 7 AMU। ये इसका क्या है, एटॉमिक मास। अगर मेरे से बोला जाए ग्राम एटॉमिक मास लिखो तो ग्राम एटॉमिक मास का क्या मतलब, बस इसी को आप ग्राम में लिख दो तो ये ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। और उसी ग्राम एटॉमिक मास से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो जो निकलेगा उसको आप ग्राम मॉलिक्यूल बोल सकते हो। निकलेंगे वही, जैसे मोल्स निकालते थे वही चीज़ें निकलेंगी, लेकिन इस टर्मिनोलॉजी को अपन ग्राम मॉलिक्यूल बोलेंगे। सिमिलरली ग्राम एटम निकालने के लिए आप लिखोगे वेट अपॉन, ये एटॉमिक वेट मत लिखो, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट लिख दो, मॉलिक्यूलर वेट। तो इसे ग्राम मोलर मास बोल दो, ग्राम मोलर मास। और नीचे चूंकि एटम की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक वेट मत लिख दो, ग्राम एटॉमिक मास लिख दो बस। सिमिलरली वही है, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या, एटॉमिक मास रिप्रेजेंटेड इन ग्राम। ये ग्राम मोलर मास का मतलब क्या, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट रिप्रेजेंटेड इन ग्राम। सारा का सारा कुछ सेम रहने वाला है, जस्ट लाइक नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो अब इस पर भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मेरे से ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन में कि मेरे से बताओ, क्वेश्चन कैलकुलेट number of gram atoms and atoms in the following, जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, फर्स्ट है 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सेकेंड है 40 kg ऑफ नियॉन, थर्ड है मेरा 71 माइक्रोग्राम ऑफ क्लोरीन, फोर्थ है मेरा दिस इज 22.4 ग्राम ऑफ आयरन, फिफ्थ क्वेश्चन है मेरा 600 kg ऑफ कार्बन। तो देखिए आपने निकालना है ग्राम एटम्स और एटम्स। तो ग्राम एटम्स तो ऐसे ही निकलेंगे जैसे मोल्स निकलते हैं, और एटम्स निकालने या मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, बस एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो आप ध्यान रखें कि नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको निकालना हो, मॉलिक्यूल्स, तो आपने देखा था कि मोल को अगर कन्वर्ट करना है मॉलिक्यूल में तो आप मोल्स को Na से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे देखते हैं हम इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक टेबल के फॉर्म में करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। फर्स्ट क्वेश्चन था 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स। 1 मिलीग्राम है तो हमें करना क्या था, पहले तो इसे ग्राम में कन्वर्ट करना है, अपॉन मुझे क्या लिखना है, ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास तो वही जो एटॉमिक मास, बस ग्राम में लिखना है। तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1, तो ये आ गया आपका 10⁻³ और नंबर ऑफ एटम निकालना है तो मैंने बोला नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए बस Na से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन, दिस इज 40 kg ऑफ नियॉन। तो यहाँ पे देखें 40 और kg को ग्राम में कन्वर्ट करो, 10⁻³ और ये नियॉन का एटॉमिक मास होता है 20, तो 20 बस हम ग्राम में लिख रहे हैं, इतना आप समझ के चलता। तो दिस इज 2 × 10⁻³ और ये क्या होगा 2 × 10⁻³ इंटू Na से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएंगे। वो Na से मल्टीप्लाई Na के फॉर्म में हो सकता है ऑप्शन आपका, और आपका ऑप्शन 6.023 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करके भी हो सकता है। थर्ड देखते हैं, दिस इज 71 माइक्रोग्राम ऑफ क्लोरीन। ये 71 माइक्रो मतलब क्या, 10⁻⁻6, तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएंगे। दिस इज 2 × 10⁻⁻6, तो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 2 × 10⁻⁻6 Na। नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन था मेरा 22.4 ग्राम ऑफ आयरन। तो ये 22.4 ये वेट डाल दिया, नीचे
एटॉमिक वेट डालना है, ग्राम एटॉमिक मास बेसिकली डालना है, तो वो तो ग्राम में बस डालना है एटॉमिक मास को। तो ये होता है 56 आयरन का, 56 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.4, तो ये नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे 0.4 Na। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ, 600 kg ऑफ कार्बन, मतलब क्या, 600 इंटू 10⁻³ ग्राम में लिखते हैं वेट, और एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो 12 5 ज़ा 60 50, तो ये हो गया 50 इंटू 10⁻³ या ऐसा लिख सकते हो आप 5 इंटू 10⁻⁴, तो Na से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन और भी, अब जो टर्मिनोलॉजी की थोड़ी सी हम बात करते हैं, ये नंबर ऑफ एटम्स निकाला, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकाला, तो उसी तरीके से नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप निकाल सकते हैं। अब एक टर्मिनोलॉजी आता है हमारा मॉलिक्यूलरिटी, वो मॉलिक्यूलरिटी क्या आता है वो देखते हैं। ये मॉलिक्यूलरिटी क्या है, दिस इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स, total number of atoms present in one molecule, present in one molecule of the substance, is known as molecularity, is known as molecularity। जैसे ये CO2 है, तो CO2 के एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो ये कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी 3, इसकी हो जाएगी 3, सिंपल सी बात है। जैसे ये C6H12O6, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे 6 कार्बन के एटम, 12 हो जाएंगे हाइड्रोजन के एटम, तो 18 + 6 24 इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। तो आप कुछ और मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट करें, जैसे कैलकुलेट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द फॉलोइंग, कैलकुलेट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द फॉलोइंग। जैसे ये C12H22O11, दूसरा है आपका FeNH4, सॉरी दिस इज FeSO4NH4 whole twice SO4.6H2O, next KMnO4, नेक्स्ट आपका है K2SO4.Al2SO4 whole thrice .24H2। कुछ नाम भी जानते हुए चले क्या होता है, कौन सा क्या होता है। जैसे इसको अपन बोलते हैं मोहर सॉल्ट, क्या बोलते हैं मोहर सॉल्ट। ये सब आगे केमिस्ट्री में काम आने वाला है, तो आप नेमिंग वगैरह अभी से थोड़ा बहुत अगर देखते चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इससे नेमिंग का आइडिया लगता जाएगा। बार बार आप किसी चीज़ का नाम सुनते हो तो वो नाम आपको याद हो जाता है। पहले दिन आप क्लास जाते हो तो जितने बच्चे होते हैं उन सब से आपकी फ्रेंडशिप नहीं होती, आप सभी का नाम पहले दिन जानते हो, दूसरे दिन फिर से उनसे बात करते हो, फिर नाम रिपीट करते हो, तो रिपीट कर कर के याद होता है। या टीचर आते हैं तो एक ही दिन में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी के टीचर आए, पहले दिन याद नहीं होता, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन तक नाम याद हो जाता है हमें, तो वो बार बार रिपीट करने से याद होता है। तो इसीलिए मैं इनिशियल से ही आपको नाम तो थोड़ा बहुत बताता ही चलूँगा। इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और इसको बोलते हैं पोटाश एलम, पोटाश एलम। वो सेविंग करने के बाद जो लगाते हैं, कहीं पे कटिंग फटिंग हो जाती है तो जो लगाते हैं, हिंदी में इसको फिटकिरी बोलते हैं, तो ये होता है पोटाश एलम। अब इनमें हम निकालते हैं मॉलिक्यूलरिटी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ये जो है सुक्रोज का फॉर्मूला है, सुक्रोज में देखते हैं ये 12 + 22 कितना हो गया, दिस इज़ 34 + 11, दिस इज़ 45। नेक्स्ट मॉलिक्यूलरिटी देखते हैं, यहाँ पे आयरन 1, सल्फर 2 और ये ऑक्सीजन 4, तो ये टोटल कितने हो गए 6। यहाँ पे देखते हैं NH4, ये टोटल 5 एटम है, 2 होल ट्वाइस दिया हुआ है तो टोटल हो गए 10। SO4 में टोटल कितने हो गए, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, तो ये 5। और H2O में तो 3 एटम है और 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 6 या 18, तो ये टोटल प्लस प्लस कर दो, तो ये आप देखो 10 + 6 16 + 5
21 प्लस 18 दिस इज 39. सिमिलरली दिस इज KMnO4, ऑक्सीजन के 4 एटम, एक मैंगनीज 5 और एक KMnO4 दिस इज 6. और यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल काउंटिंग आई थिंक दिस इज 2 प्लस SO4 मतलब 5, Al2 के 2, SO4 मतलब 5 और होल थ्राइस लगा हुआ है तो 5 3 जा 15 प्लस ये 24 इंटू H2O के 3 एटम है तो ये हो गया आपका 72 प्लस 15 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2. तो 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9 15 दिस इज 24 प्लस 72 दिस इज 96. राइट. तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलरिटी. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी. ये सब टर्मिनोलॉजी कुछ आपको आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज़ होने वाले हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको. तो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी. राइट. फर्स्ट इज मोनो एटॉमिक. नाम से क्लियर है, मोनो एटॉमिक. मोनो मीन्स 1. मोनो एटॉमिक, मोनो मीन्स 1. मॉलिक्यूल विच कंटेन सिंगल एटम, विच कंटेन सिंगल एटम. लाइक एग्जाम्पल में आप बोल सकते हैं कुछ इनर्ट गैस लाइक नियॉन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन. ये सारे आपके 18th ग्रुप के एलिमेंट है. वो ग्रुप क्या है वो सब तो बाद में बात करेंगे, बट इन सभी को अपन बोलते हैं इनर्ट गैसेस. ये आपके इनर्ट गैसेस हैं, मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करते नॉर्मली. या आप ऐसा ले सकते हो सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कुछ भी ले सकते हो जो सिंगल एटम होने चाहिए, तो मोनो एटॉमिक बोलते हैं. सिमिलरली डाई एटॉमिक क्या बोलेंगे, दिस इज डाई एटॉमिक. डाई एटॉमिक मतलब क्या, मैं लिख नहीं रहा, बस आप समझते चले. मॉलिक्यूल विच कंटेन 2 एटम, तो 2 एटम होंगे. अब 2 एटम होंगे तो 2 तरीके से और क्लासीफाई करते हैं. अगर वो दोनों एटम सेम टाइप के होंगे तो उसको अपन बोलते हैं होमो एटॉमिक. क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक. लाइक ये N2 हो गया, ये C2 हो गया, ये O2 हो गया. एटम 2 हैं इसलिए डाई एटॉमिक, और चूंकि सेम टाइप के एटम है इसलिए होमो एटॉमिक भी बोल सकते हो आप इसको. या अगर ये डिफरेंट टाइप के हो गए तो उसको बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक. डिफरेंट टाइप के हो गए तो इसको बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक. तो यहाँ से भी आप ध्यान देकर चलना, होमो मीन्स होता है सेम और हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट. जैसे यहाँ पे HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया. दिस इज हाइड्रोफ्लोराइड, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, ऐसा आप बोल सकते हो. NaCl नॉर्मल सॉल्ट जो होता है, NaBr सोडियम ब्रोमाइड एंड सो ऑन. ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल सिमिलरली आप क्या बोलोगे, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब क्या, विच कंटेन 3 एटम्स. तो 3 एटम्स वाले कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं. अब उसमें भी होमो एटॉमिक हो सकता है. ये आपका होमो एटॉमिक हो गया. हेट्रो एटॉमिक लिखना है, CO2, MgCl2, ये सारे हेट्रो एटॉमिक हैं. 3 एटम है सभी में. H2O हैं, SO2 हैं. ये सारे आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. राइट. नेक्स्ट टेट्रा एटॉमिक. इसी तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हो. टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब विच कंटेन 4 एटम्स. लाइक P4 हो गया, ये आपका हो गया होमो एटॉमिक, सेम टाइप के एटम है. या SO3 बोल लो, ये हेट्रो एटॉमिक हो गया, डिफरेंट टाइप के एटम है. ऑक्सीजन और सल्फर दोनों टाइप के हैं. NH3 ये भी हेट्रो एटॉमिक हो गया. BF3 ये भी हेट्रो एटॉमिक हो गया. तो ये सारे आपके हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए. नेक्स्ट अब अपन बात करेंगे किसकी, या तो आप ऐसा समझ के चल सकते हो कि ग्राम मोलर मास या मोलर मास. तो वो मोलर मास निकालने का तो मैंने बता दिया आपको. मोलर मास कैसे निकालना है, सिंपल सी बात है यार. 1 मॉलिक्यूल रहें तो उसका जो टोटल मास होगा डेट इज मोलर मास. तो 1 मॉलिक्यूल टोटल मास ऑफ, ऐसा लिख सकते हो आप, टोटल मास ऑफ दिस इज 1 मॉलिक्यूल इज कॉल्ड क्या, मोलर मास, रिप्रेजेंटेड इन AMU. और यहीं पे अगर ग्राम मोलर मास बोला जाए तो आप क्या बोलोगे, वही बोलोगे टोटल मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेड इन ग्राम सिंपली. तो ये हो गया आपका ग्राम मोलर मास या आपका
मोलर मास, सिमिलरली जैसा एटॉमिक मास था और ग्राम एटॉमिक मास था। तो बाकी अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास में नंबर ऑफ मोल्स के और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स की और भी बात करेंगे। सो मीट यू इन नेक्स्ट क्लास, गुड बाय।